विरोधी पार्टियां अगर दोस्त बनेंगी तो उनका तालमेल निश्चित रूप से देश हित में आगे अच्छी तरह नहीं बढ़ पाएगा और उससे हमेशा विरोधाभास की स्थिति बनी रहेगी। विरोधी पार्टियां अपने अवसर और स्वार्थ सिद्धि के लिए दोस्त बन सकती हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का प्रलोभन या लेन देन हुआ तो निश्चित खरीद फरोख्त है। बिल्कुल आजकल का जो माहौल है वो बिल्कुल दोस्त बन सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो ये अलायंस होकर सरकारी बना सकते हैं। इसी के लिए विरोधियों से हाथ मिलाना तो सही नहीं है। इस खास कार्यक्रम के लिए हमने जनता से, दर्शकों से सवाल रखा था कि क्या कुर्सियों के लिए विरोधियों से हाथ मिलाना सही है। हमें दर्शकों की राय लगातार मिल रही है। आप भी हमें राय भेज सकते हैं festindianews.com पर, फेसबुक पेज पर और ट्विटर पर भी आप अपनी राय भेज सकते हैं और सीधे भी हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। हमें राय मिल रही है। जनता की राय क्या है ये कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में देखेंगे। चर्चा लखावत जी, आपसे बात करना चाह रहा था कि जैसे लोग भी कह रहे हैं कि विरोधियों से अचानक जो है ना, अभी तक विरोध कर रहे थे और फिर अब दोस्ती कर लेंगे। लोगों को हजम नहीं होता ना। आम आदमी इतना विशाल हृदय होता नहीं है कि आप एक ही दिन में उनको माफ कर देते हैं, उनसे गले मिल लेते हैं। बात ये है जिन्हें आप देश हित के खिलाफ मान रहे होते हैं पार्टियों को। मैं उदाहरण के तौर उन चुनावों में मैं उदाहरण के तौर पर एक बात जी, आपको नहीं, एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ। जिन पार्टियों को हम देश हित के खिलाफ मानते हैं उनको यही कहते हैं ना कि ये देश हित के काम नहीं कर रही हैं, इसलिए इनको वोट मत देना। अब वो 12 तारीख को तक तो देश के खिलाफ हैं, 17 तारीख को वो देश के हित में हो जाती हैं। ये जो मैकेनिज्म है ना, विषय ये नहीं, वैसा विषय ये है, एक भी कांग्रेस के साथ यूपीए में रहकर हमारे विरोध में लड़ने वाले व्यक्ति से बातचीत का कहीं संकेत आप लोग नहीं दे रहे हैं जी। ना पार्टी ने दिया, पासवान अभी सबसे पहले ना पार्टी ने दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो साथ रहे हैं ना, एनसीपी हैं, वो तो साथ रहे हैं ना। नहीं तो अब तो ऐसा सारी है, पार्टियां ऐसी हो पासवान गई जी हैं, साथ सारी रहे और पार्टियां सब साथ पासवान हो जी गई। ने ये कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, उसके बाद उसके आगे कुछ नहीं है। एक बात आपने तो दूसरा, कांग्रेस मैं के लोगों आपसे- को डायरेक्ट शामिल कर दिया। मैंने आपसे एक निवेदन किया ना, मैंने आपसे कहा कि जब तक आखिरी व्यक्ति हमारे विरोध में बैठा है तब तक हम काम करेंगे, उन सबको भाजपा के अनुकूल बनाकर छोड़ेंगे, इंक्लूडिंग सोनिया जी भी शामिल है, राहुल गांधी भी उसमें शामिल है। वो जिस दिन भाजपा के अनुकूल बन जाएंगे, हमारी विचारधारा के अनुकूल हो जाएंगे, हमारे एजेंडे पे काम करने लग जाएंगे। हम राजनीतिक दल चलाते हैं, हम कोई परिवार नहीं चलाते, आखिर देश के लिए काम करते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जिसकी भाजपा की रीति नीति के अंदर, हमारे दर्शन के अंदर ये एक दिन में बदल जाते हैं। कर्नल सोनाराम एक दिन में बदल के भाजपा के हो गए। देखिए, कर्नल सोनाराम जी 5 बार 4 बार सांसद रहा जी, कांग्रेस की आईसीसी। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस हमने हराया भी है जी। पर वो समय उस दिन के बहुत बाद, परेशान हो गए थे। मैं समय बाड़मेर के में था। बाद एक निवेदन करता हूँ, आपने याद दिलाया कि बाड़मेर में मैं प्रोग्राम कर रहा था, दिल्ली चलो, तो वहाँ पे कैलाश चौधरी जी हैं आपके एमएलए, जिन्होंने बहुत प्रसन्न है, इनके लिए बहुत काम किया। कर्नल सोनाराम को हराया था। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी पिछले दिनों 15 दिन पहले, महीने भर पहले आप गए थे लोगों के सामने कि भैया इनको हरा देना वोट देने के, अब फिर आप जा रहे हो उनको जिताने के लिए। तो उन्होंने काम किया उनके लिए। कैलाश चौधरी ने सर्वाधिक काम किया और बाड़मेर जिले में सर्वाधिक मतों से भाजपा को कोई विजय मिलेगी। आप उनकी या परेशानी, सोनाराम जी जीतेंगे तो बाइतों से जीतेंगे। आप उनकी तकलीफ तो समझिए कि जो दूसरी बात कहता है, एक उदाहरण बताता हूँ। नाथूराम जी, कल्याण सिंह जी ने चुनाव लड़ा नागौर से लोकसभा का। कल्याण सिंह जी कालवी हार गए, नाथूराम जी जीत गए। 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव था। वही कल्याण सिंह जी और नाथूराम जी ने मिलकर गैर कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बनाया और उसमें उन्होंने उनको जिताने के लिए प्रचार करने गए। ये हमारे कोई दुश्मन नहीं है, ये पाकिस्तान और आप उसकी तरह नहीं है, हमारा कोई दाऊद इब्राहिम जैसा रिश्ता नहीं है। हम राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक मतभेद कुछ मुद्दों के ऊपर हुआ, पर जो हमारे साथ रहे हैं निरंतर और जो साथ रहेंगे, मैं कहता हूं पार्टी में आए ना आए, समर्थन करें ना करें, फिर भी उनके साथ बैठकर तो काम करने वाले हैं। माधव साहब, आपने बदलाव पर आपत्ति कर रहे थे। संघ की विचारधारा में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरह का बदलाव आ रहा है, मैंने बचपन में पढ़ा था कि सिर्फ डायनासोर जो हैं दुनिया के सबसे बड़े प्राणी रहे और डायनासोर ही ऐसे थे जो वक्त के साथ नहीं बदले। तो डायनासोर्स का क्या हुआ ये सबको पता है। डायनासोर्स के बाद मुझे लेफ्ट पार्टीज ध्यान आती है। नहीं, या तो आप गलत तुलना कर रहे हैं। मार्क्सवादी पार्टी, डायनासोर्स को इसलिए कि बड़ी नहीं, आपने लेफ्ट पार्टीज को इसलिए क्योंकि वो भी उतनी बड़ी पार्टी होती नहीं। आपने वो, आपकी जो बात है उससे मैं सहमत हूँ। मार्क्सवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला विचारधारा है और वो बदलाव में, वक्त के साथ बदलाव आते हैं। इसमें हमारे विज्ञान में तो पहला तत्व बदलाव को एक्सेप्ट करना। प्रकृति के विकास का विज्ञान तो अपनी टिप्पणी भी खुद एक्सेप्ट करता है। मैं इस बात से सहमत हूँ आपके, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैंने जो बदलाव की बात, विचारधारा के आधार पर यदि कोई बदलाव होता है, यदि कोई बदलाव विकास की गति के साथ, प्रकृति के नियमों के साथ बदलाव होता है, वो
स्वीकार है, लेकिन जो बदलाव अपने स्वार्थों के लिए किए जाते हैं, सत्ता के लिए किए जाते हैं, सिर्फ सत्ता, वो बदलाव नहीं है, वो बेसिकली अवसरवाद है जी। मौके के हिसाब से आपने बदल लिया, उसको परिभाषा आप बदलाव दिए, बदलाव नहीं है। भार्गव जी, बदलाव माधव के साहब प्रकृति- आपके बदलाव को अवसरवाद कह रहे हैं, देखिए, आपकी कोई सफाई? मैं पहली चीज तो यह है कि आप जो प्रतीक ले रहे हैं जी उस प्रतीक से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जी डायनासोर की कहानी एक अलग कहानी है जी और जिनसे आप उसको जोड़कर देखना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो एक अलग विचार की बात है। अब विचार पर धूल मैं चढ़ बदलाव जाए, की बात कर रहा हूँ, बेसिक अगर उसका विचार पे कॉन्सेप्ट है सत्ता बदलाव की को। धूल चढ़ जाए जी तो इसका मतलब ये नहीं है कि विचार मर गया, उसको जीवित रखने वाले बहुत लोग होते हैं। जी तो पहली चीज तो यह है कि अगर विचार को छोड़ दिया गया है, इस पूरे चुनाव में मुद्दों को छोड़ दिया गया है और सरकार बनाने के लिए उनमें कॉम्प्रोमाइजेस भी हो रहे हैं जी। जो शुरू से चल रहे हैं। ये अच्छी बात है, आप अपने बारे में ही कुछ बात कर रहे हैं वो स्पष्ट तौर मैं पर। इसलिए कह रहा हूं जी। कि अगर ये सरकार बनती है बहुमत आने के बाद भी जी। 370 छोड़ के, कॉमन सिविल कोड छोड़कर, और ऐसे लोगों को साथ लेती है जो आज तक सत्ता में बैठे हैं, जी जिनको सहयोग लेके चलती है, मैं समझता हूं सत्ता में विरोधाभास रहेगा। नहीं, उनकी चिंता आप छोड़िए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ इस सब के बाद भी आप साथ आएंगे ना, हम तो साथ हैं ही। तो बस फिर क्या परेशानी है? फिर लेकिन- आप उनको अकेले क्यों वो आलोचना कर रहे हैं? लेकिन आलोचना की बात ये होती है कि सरकार आप जिसके कह देते हम कि भैया साथ ये होंगे, काम आप नहीं करोगे तो हम साथ नहीं आएंगे, जो 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 या आप उसको पुराने ठीक करना दोस्तों को हमारा साथ काम रखिए, है, विचारधारा के साथ उसको रखिए। ठीक करना हमारा काम है। अगर धूल जमती है, जी अगर धूल जमती है विचारों पर और मुद्दों पर, तो उस धूल को साफ करने का काम भी हमारा है। जी चतुर्वेदी जी, मैं सोच रहा था कि जो एनसीपी है वो वाइपर का काम करेगी। जी कई बार विजय जी आपने कभी देखा होगा, मैं एक जगह एक हमारे एक मित्र थे तो वो कह रहे थे कि भैया आजकल गंदगी बहुत है, कांच के ऊपर मिट्टी बहुत जमी हुई है। बाद में मैंने उनको देखा तो मैंने एक रुमाल दिया, मैंने कहा भैया अपने चेहरे पे मिट्टी ज़्यादा है, कांच पे दिख रही है, उसको ठीक करना चाहिए। मेरा कहना है ऐसे प्रतिमानों की बहस की आज कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव इज़ ओवर, परिणाम की इंतजार कीजिएगा, कौन कितने पानी में होगा सामने आ जाएगा। वैचारिक रूप से जिसके जहां मत मिलेंगे वो साथ काम करेंगे, नहीं मिलेंगे अलग से रास्ता अपनाएंगे, फिर चुनाव आएगा, फिर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई आवश्यक दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान हो वाजपेयी जी का एक बार एक वोट से हार गए थे, पर उसके बाद उन्होंने जब वापस उनसे कहा कि आप और लोग समर्थन करने को तैयार हैं तो उन्होंने कहा मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूता। इसलिए बहुत सारे अवसर आते हैं, इसमें कोई परेशानी का विषय नहीं है। जनता के सामने फिर चले। वही था दिल्ली में, संसद में था वो 13 दिनों की सरकार में, नहीं 13 नहीं, 13 वाला नहीं सर, 13 वाला नहीं, मैं एक्सरसाइज उसके की बाद गई वाली, थी। ये जो उसके बाद जिसके अंदर ये जो 99 वाली बात वो आप कर उसकी रहे बात कर रहा हूँ जी। मैं। उस समय मैं चलिए, भी था जी। जहाँ पार्लियामेंट तक सवाल है इसमें मैं एक बात जोड़ना मेरा चाहूँगा। कहना है कि इन सब चीजों पे आज मेरा कहना है कि आपकी बहस बहुत 17 अच्छी और 17 तारीख वैचारिक को रूप चुनाव- से बहस चल रही है, उस मुद्दे पे चलते रहे, बाकी एक दूसरे को कोसने का काम तो हम अनेक हाँ, ठीक वर्षों है, से ठीक कर है, रहे हैं, फिर किसी कर मुद्दे लेंगे, को कोई कोसने की दिक्कत बात नहीं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, इसमें बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो नीतियां हैं वो चाहे 17 तारीख को परिणाम जो भी आए, नीतियों में बदलाव तभी होगा जब कांग्रेस और बीजेपी इस एनडीए यूपीए के अलावा कोई तीसरा मोर्चा यदि नहीं आएगा तो नीतियां वही चालू रहेंगी। और ये तय है कि आपकी इस एनडीए के साथ में एक हिस्सा जरूर है राजनीति का, वामपंथी पार्टी, वो इनके साथ नहीं जाएंगी, ये हम कह सकते हैं। वामपंथी पार्टी आएंगी है जो भी कहाँ आएंगी, अभी जो तो चुनाव नहीं, नतीजों के बाद नहीं, देखेंगे ना। हो सकता विजय है चुनाव जी में इंद्रजीत जितनी जी भी आएंगी, गुप्ता वो साथ नहीं जाएंगी। इंद्रजीत जी गुप्ता ये तो आपने एक भारत के गृह मंत्री होते थे, जितनी भी आएंगी वो एनडीए के साथ नहीं जाएंगी। कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता भारत के गृह मंत्री होते थे, वो आपके साथ नहीं तो थे, वो वो पुष्कर के सरोवर में पूजा करने गए और दरगाह में जियारत करने गए, तो हमने एक सवाल पूछा उनसे, हमने कहा कॉमरेड ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा देखिए कॉमरेड अपनी जगह है, मैं भारत का गृह मंत्री हूँ, इसलिए पुष्कर भी जाऊंगा, दरगाह भी जाऊंगा, ये थोड़ा सा इतना फर्क होता है। चलो इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त कॉमरेड होकर जियारत कर सकते हैं और मंदिर जा सकते हैं, मोदी जी भी शायद उससे कुछ सीखेंगे, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आपके साथ बने रहना जरूरी है। इस खास कार्यक्रम के लिए हमने सवाल पूछा था जनता से कि क्या कुर्सी के लिए विरोधियों से हाथ मिलाना सही है। जनता की राय हमें मिली थी, देखते हैं कि क्या है। 31% लोग हाँ मानते हैं, 69% लोग इसे ठीक नहीं मानते हैं। ये जनता की राय है, जो वोटर है जिन्होंने आपको सरकार बनाने का एक मौका देने की संभावना जताई है, वो 69% लोग जो हैं वो ठीक नहीं मानते हैं अपने विरोधियों के साथ हाथ मिलाना। लखावत साहब, मैं चाह रहा था सोडी साहब से आऊं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये जनता- मानना है कि विरोधी शब्द का उपयोग ना करें। जी।
विरोधी तो है ही ना। नहीं, देखिए दो बात दुश्मन नहीं कह रहे, विरोधी तो है, राजनीतिक विरोधी तो है। एक वो जो हमारे साथ कभी न कभी काम करते रहे जी, अलग हो गए, एक वो जो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ काम करते रहे और जिनके साथ हमारी कभी नीतिगत रूप से कहीं पर भी कभी समर्थन नहीं लिया न दिया। मेरा ये कहना है कि आज विषय साथ लेना और देने वाला नहीं है। आज विषय केवल इतना सा है कि क्या आया उनको साथ लेकर के चलेंगे। हम कह रहे हैं हम प्रतिपक्ष को प्रतिपक्ष की भूमिका में साथ लेकर मैं दूसरा एक सवाल आपसे लखावत जी आपसे चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि हम आगे बढ़े हैं अब सरकार बनने की संभावनाओं पर, तो मैं जानना चाहता हूं 98-99 का जो सरकार का अनुभव रहा हमारा 2004 तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था, जो आपके कोर इश्यूज पर आपके साथ था, उनकी किसी आकांक्षा को आपने पूरा नहीं किया, इस बहाने से कि एनडीए में सभी लोगों की सहमति जब होगी। क्या यही की स्थिति आज बनी रहेगी हमारी? देखिए, ये तो आप मान करके चले कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिलने जा रहा है, जैसा एग्जिट पोल आ रहा है और जैसे हमारे पास में ठीक है, तो स्पष्ट बहुमत मिलेगा तो बीजेपी के एजेंडा पर चलेंगे, बीजेपी अपने एजेंडे पे चलेगी। अगर मान लीजिए खुदान खास्ता नहीं मिला जी, और किसी प्रोग्राम के आधार पर लोगों का साथ हुआ और सरकार बनाने की आवश्यकता अनुभव हुई, तो ये पार्टी का संसदीय बोर्ड बैठ के तय करेगा। मैं उससे दूसरी बात पूछ रहा हूँ, मैं आपको पॉजिटिव तरीके से देख रहा हूँ कि आपको स्पष्ट बहुमत मिलता है, क्या उस स्थिति में भी आप अपना एजेंडा चलाने की स्थिति में हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हमने थोड़ा जोर से बोल दीजिए, आपकी आवाज बहुत दमदार है। हमारी बात मैं आज इसलिए आपसे कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा बोले ना, अब तो थोड़ी बहुत विनम्रता आनी चाहिए, बहुत शालीनता आनी चाहिए, अहंकार हटना चाहिए, जरा टॉन धीमी होनी चाहिए। सरकार में देखिए जहाँ फल लगता है ना, थोड़ा झुकना भी पड़ता है ना, पेड़ भी झुकता है, वो तो वृक्ष झुकता है, उसे रोज यही सीखना पड़ता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप ये निश्चिंत रूप से आप मान करके चलें इस बात को कि सबको साथ लेकर चलना यह कमिटमेंट है, चाहे जो सरकार आए। नंबर एक हमारा भी है, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से हमारे मुद्दों को चिन्हित किया और बेधड़क होकर के इस बात को कहा। मान लीजिए धारा 370 वाला विषय था, उस पर खुल करके मोदी जी उस पर से बोले हैं। कॉमन सिविल कोड के ऊपर बिल्कुल खुल करके बोले हैं। नहीं, 370 वाले में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा कि इसके कारण से ये सब कुछ परेशानियां पैदा हुई और उसको लेकर के कैसे कैसे शब्दों का फारूक अब्दुल्ला जी और उनके शब्दों का उपयोग हुआ, मतलब यदि स्पष्ट बहुमत मिलेगा तो धारा 370 हटाने के लिए आप काम करेंगे। हमारी एजेंडा में विषय है जी, उस विषय के ऊपर पार्टी समयबद्ध रूप से काम करेगी। चतुर्वेदी जी, मैं याद दिला दूं, शायद 370 पर मोदी जी ने जो कुछ कहा, वो मोदी जी और राजनाथ जी एक स्वर में बोले और उन्होंने कहा कि हम इस पर चर्चा करने को कि क्या इसके कारण कश्मीर का विकास हुआ है, इस पर चर्चा करने को तैयार हैं। और अगर ये प्रूव होता है कि कश्मीर का विकास हुआ है तो धारा रहेगी, नहीं हुआ है तो धारा हटेगी। ये बात दोनों ने कही है। मैं शायद ये याद रहे ताकि आगे जब बात बढ़े तो इसका क्या मायने है, मुझे समझ नहीं आया। इसका मायना है कि डायल्यूशन तो है, इसका मायना धारा 370 नहीं हटेगी, वो नहीं हटा सकते, इसका मायना ये। चतुर्वेदी जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस एजेंडा पर चलेगी? अभी मैं कहूंगा कि आरएसएस के एजेंडा पर, तो आप कहेंगे कि नहीं। एक इंटरव्यू में देख रहा था, मोदी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप संघ की विचारधारा से प्रभावित हैं, यदि आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश कैसे चलाएंगे, संघ की विचारधारा से या संविधान से? तो उन्होंने कहा संविधान से चलाएंगे। मैं यदि वहाँ होता तो मैं ये सवाल पूछता कि यदि संघ की विचारधारा के व्यक्ति संविधान के आधार पर देश चला रहा है तो फिर मनमोहन सिंह में क्या बुराई है? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो संविधान के आधार पर नहीं चला? संविधान को क्यों आप बीच में ला रहे हैं? मनमोहन सिंह संविधान की विचारधारा कोई संविधान के खिलाफ थोड़ी है। नहीं, मनमोहन सिंह संविधान के ऊपर थोड़ी है। मनमोहन सिंह क्या आपको संविधान विरोधी प्रधानमंत्री लगते हैं? नहीं, या इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू से आज तक, तो फिर कोई प्रधानमंत्री सभी संविधान के हिसाब से चलते हैं? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का इकबाल, देश का सेनापति, टीम का कैप्टन, वो कैसा हो, वो कैसे निर्णय लेता है, पर यहाँ तो वो निर्णय लेने की स्थिति नहीं थी। वरना देश की जनता में इतनी निराशा क्यों होती? कोई आता ब्लैकमेल करके चला जाता। ये संविधान में आस्था तो देश के प्रत्येक नागरिक को प्रतिबद्ध है संविधान के प्रति आस्था रखना, पर संविधान में अनेक संशोधन हुए हैं, आवश्यकता के अनुरूप संशोधन होने चाहिए, ये मत है जी, इसमें कहाँ परेशानी है? माधव साहब,
फिर तो आपको भी कोई डरना नहीं चाहिए, साथ देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का कि एक संविधान को मानने वाला प्रधानमंत्री आपको मिल संविधान रहा के है। तो चलना ही पड़ेगा, मजबूरी है जी संघ तो की आपको उसमें विचारधारा देश नहीं चल आपत्ति- सकता ना। आपको उसमें आपत्ति है संविधान पे चलने में? हमें कोई आपत्ति तो नहीं मतलब है, आप साथ दे सकते हैं फिर जो तो। भी देश में सरकार आएगी नहीं, लेकिन आप हमारी गौर आपत्ति करिए, नीतियों से। लखावत जी, जी ने मैं- एक संकेत दिया है कि वो संविधान warning में आप- तो इतने परिवर्तन हो गए आपने- हैं कि अगर जी, संविधान के मैं- अनुरूप चलने के लिए परिवर्तन करना हुआ तो परिवर्तन भी कर सुनील जी, लेंगे। आप जिसे संकेत कर रहे हैं मैं तो उसे वार्निंग के तौर पे देख रहा हूं, आपने- लेकिन मैंने कहा अभी लखावत जी ने कहा कि अभी हम देखिए विनम्रता कुछ के बातें इनकी फॉलो कर रहे हैं, विनम्रता वाली बात जो है। आप मैं ये कह रहा था कि संविधान में मनमोहन सिंह जी भी संविधान सरकार चला रहे थे, जी मोदी जी आए या कोई दूसरे जो भी आएंगे 17 तारीख को, देखते हैं अभी किसका आना बाकी है। जी बाकी शपथ ग्रहण तैयारी हो गई है, लेकिन जो भी आएगा सरकार तो संविधान के तहत आपको चलानी शक, पड़ेगी। आपको शक लग रहा है? नहीं, मैं तो शक में भविष्यवाणी विश्वास नहीं रखता हूं। मैं तो 17 तारीख को ही जो आएंगे मैं तो आपके परिणाम- अनुभव से पूछ रहा हूँ, आपका राजनीतिक अनुभव इतना है कि आप तो पत्ता पत्ता हाल मारा जाना है नहीं नहीं, पत्ता पत्ता हाल ऐसा कोई जो है दावा कोई इस हिंदुस्तान की राजनीति में इतना बड़ा देश है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान के तहत जो भी देश चलाएगा हम समर्थन नीतियों का करते हैं। जो भी नीतियां देश में लागू हुई, हमारा ये मानना है कि नीतियों में बदलाव होने जा नहीं रहा है। एनडीए की सरकार आए चाहे यूपीए की 2 सरकार रही, और उन नीतियों के खिलाफ लड़ना हमें पड़ेगा और देश की जनता को त्याग करना चाहिए। आप नीतियों के बदलाव की बात करते हैं और उसी कांग्रेस के साथ चलते हैं। ये देश में ऐसे 5 साल में अनेक अवसर आते हैं कि सारी संसद एक राय होकर, एक मुखी होकर प्रस्ताव पारित करती है। जी, बहुत राष्ट्र- मुद्दे आते हैं राष्ट्र- देश से राष्ट्र- जुड़े हुए। जी राष्ट्र हित के बहुत सारे मुद्दे जी। हैं जिन पर अपने अपने झंडे, अपने अपने विचार को अलग वो रखते आते हैं। हैं। जी इन्हें इसमें कहीं दिक्कत और परेशानी नहीं है। कोई ये हमारा और इनका कोई दुश्मनी चारा है क्या? विचारधारा की विरोध है, इन्होंने दुश्मनी भारत नहीं के है। संविधान की कसम ली है, कहाँ दिक्कत है? सोडा साहब, वैचारिक- आखिरी वैचारिक आखिरी बात बात है, आपसे विचार करना लड़ाई चाहता हूँ है। कि आप एक प्रतिनिधि के तौर पर, जनता के नुमाइंदे के तौर पर किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे सबको? मेरे ख्याल बहुत से उम्मीद के साथ मेरे हैं। ख्याल से कि जो कुछ तो है कि जिन पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हो सकते हैं। अब अगर कोई मान लीजिए करप्शन का मुद्दा है, तो करप्शन अगर किसी एक जो सरकार चला रही होती है पार्टी, नहीं, मैं छोटा उस सा, पर मेरे आरोप- पास वक्त कम है, आपसे पूछ रहा हूँ आप इस सरकार को, आने वाली सरकार को कितने विश्वास के साथ देखते हैं, कितनी उम्मीद के साथ देखते हैं? देखिए, उम्मीदें तो पूरे मुल्क को हैं और हम भी ये उम्मीद करेंगे कि जो भी नई सरकार आ रही है वो सरकार जनता की कसौटी पर खरी उतरे और जो उसकी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने बिग फाइट में हिस्सा लिया और मेरा ज्ञानवर्धन किया। और लखावत साहब को, भरगत साहब को और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई भी और बहुत शुभकामनाएं कि आप सरकार बनाएं और जैसे सोडा साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और चलते चलते खूबसूरत गीत।